तो अब हम बात करनी शुरू करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन के बारे में। अब जो डिफॉरेस्टेशन है, आपको ये तो पता चल गया कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, पर डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारी डाइवर्सिटी के ऊपर। तो सबसे पहले तो अगर आप ध्यान से देखें तो देयर इज़ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब जो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब आ जाता है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होना शुरू हो जाएंगे, ख़त्म। ठीक है, होता क्या, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हम क्या कर रहे हैं, उनका जो घर है उसको क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। अगर उनका घर ख़त्म हो गया तो दे कैन नॉट सर्वाइव, वो मर जाते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब कहते हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। काफ़ी सारे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे वुड हो गया, फॉडर हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए। फॉडर होता है आपका जो चारा होता है जो आप अपने एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, उसको फॉडर बोलते हैं। और काफ़ी सारी आपको एनिमल सिक्रीशंस जैसे रेजन्स हो गए, गम हो गई, ये सब चीज़ें नहीं मिल पाएंगी अपने फॉरेस्ट प्लांट से, तो जिसकी वजह से इनकी शॉर्टेज हो जाएगी इनकी सप्लाई में, और इनकी डिमांड वो बढ़ जाएगी ज़रूरत से ज़्यादा, और जिसकी वजह से आपको ब्लैक मार्केटिंग का भी सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, उनको शॉर्टेज ऑफ फूड भी फेस करनी पड़ती है। ठीक है, दे रन टू कल्टिवेटेड फील्ड्स रिजल्टिंग इन डैमेज ऑफ क्रॉप्स। और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स वो क्या करते हैं, वो कल्टीवेटेड फील्ड्स की ओर भागते हैं और सारी की सारी कल्टीवेटेड फील्ड्स को डैमेज करके चले जाते हैं। अब ये डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट की वजह से आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे स्ट्रॉन्ग विंड्स होगी, फ्लड्स हो गए। फॉरेस्ट ट्रीज़ जो हैं वो क्या करते हैं, जो फ्लोइंग विंड होती है उसको रोकते हैं। ठीक है, उसको ज़्यादा फ्लो नहीं करने देते हैं विद इन द फॉरेस्ट, जिसकी वजह से आपको एक विंड का ज़्यादा असर नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ ये फ्लड की वजह से जो सॉइल इरोजन होती है उसको भी रोकता है। और ये जो बाकी फ्लड्स की वजह से जो कुछ पोल्यूटेंट्स आते हैं उसके साथ उनको भी प्रिवेंट करता है, और कुछ ही साथ में डस्ट पार्टिकल्स को भी सेटल करने में हेल्प करता है एयर में, और एयर फ्री पोल्यूटेंट्स को भी ये सेटल कर देता है बाय अब्जॉर्बिंग। आगे क्या है, इसकी वजह से लेस रेन होगी, स्नो भी कम होगी, और जिसकी वजह से जो रेनफॉल है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी हर जगह पे। ठीक है, और जो फ्रेश अवेलेबिलिटी होती है फ्रेश वाटर की वो कम हो पाएगी ड्रिंकिंग और इरिगेशन पर्पसेस के लिए। साथ ही साथ ह्यूमिडिटी बढ़ जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा और एयर पोल्यूशन भी बढ़ेगा। आगे जो सॉइल है वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाएगी, सॉइल इरोजन होगी, जो सॉइल है वो कम फर्टाइल हो जाएगी, जिसकी वजह से आप उस पर कोई चीज़ ग्रो करेंगे तो वो अच्छी क्वालिटी की आपको नहीं मिलेगी, मतलब सॉइल की क्वालिटी कम हो जाएगी। आगे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से क्या होगा कि गर्मी बढ़ेगी इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और पोल्स के ऊपर और ग्लेशियर्स के ऊपर भी जो आइस है वो मेल्ट करनी शुरू कर देगी। आगे क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल जो है, जो ग्राउंड वाटर है हमारा जो ज़मीन के अंदर प्रेजेंट है वो क्या करना शुरू हो जाएगा, उसका नंबर भी, उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। यूजुअली जो आपका ग्राउंड वाटर है वो वहाँ उन जगहों पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे रिवर्स कम है, और उन जगहों पे पानी प्रोवाइड करने के लिए नेचर ने एक सोर्स खोजा, दैट इज़ ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर को हम ट्यूबवेल के थ्रू भी बाहर निकाल सकते हैं, मोटर्स के थ्रू भी बाहर निकाल सकते हैं इस पानी को। आगे कहते हैं कि अब कहते हैं सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं अवेयर रहेगी इसके बारे में, पर कुछ पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो भी इसके बारे में अवेयर हुई हैं कि ये जो हम जिस तरह से अपनी एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं तो उसके काफ़ी फैटल रिजल्ट हो सकते हैं। फैटल का मतलब होता है डेथ, मतलब ऐसे रिजल्ट्स जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है पूरा का पूरा तबाह हो सकता है, हम भी ख़त्म हो सकते हैं इसमें। और इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सारे लॉज पास किए हैं दैट आर स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का क्या मतलब होता है, ऐसे लॉज जो काफ़ी सख्त होते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। कटिंग ऑफ ट्रीज़ के पीछे काफ़ी सारे स्ट्रिंजेंट लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज पास किए गए हैं। इसके लिए एक और चीज़ है, वन महोत्सव भी मनाया जाता है। ये एक तरह का नेशनल फेस्टिवल है जिसके दौरान हम काफ़ी सारी क्या करते हैं, पौधे लगाते हैं, प्लांटेशंस करते हैं बहुत ज़्यादा। और कहते हैं जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं आर अरेंजिंग टीवी फिल्म्स, उन्होंने फिल्म्स के थ्रू भी ये चीज़ प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाए, ड्रामा के थ्रू भी एग्जीबिशन लगा रहे हैं ताकि एक मैसेज कैरी हो कि आप डिफॉरेस्टेशन रोकिए और एफॉरेस्टेशन स्टार्ट कीजिए। अब एफॉरेस्टेशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब था फॉरेस्ट ख़त्म करना और एफॉरेस्टेशन का मतलब फॉरेस्ट लगाना। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, जो सोशल एजेंसीज हैं इन सब कामों में काफ़ी हेल्प कर रही हैं गवर्नमेंट की, सरकार की, ताकि अप टू 33% के आसपास हम अपना जो फॉरेस्ट है उसको रीगेन कर सकें।
ठीक है। आगे क्या है, ब्रीथ ऑफ लाइफ एयर। अब एयर की बात करनी शुरू करते हैं। एयर एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है दैट इज इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। अगर आपने एक बार एयर का इस्तेमाल किया तो फिर एनवायरनमेंट में आपको भरपूर बहुत सारी मिल जाएगी। इसके कंपोजिशन कुछ इस तरह है, इसमें 78% नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन, नोबल गैसेज जैसे हीलियम, आर्गन हो गया, इन सब का जो वॉल्यूम बनता है वो 1% बनता है आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ योर एयर। आगे बात करते हैं अब जो आपकी एटमॉस्फेयर है वो बेसिकली एक लेयर है एयर की जो आपकी अर्थ सरफेस के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट है। जिस लेयर में हम रह रहे हैं वो क्या है, एयर। आगे क्या कहते हैं, जो आपकी डेंसिटी होती है एयर की एटमॉस्फेयर में वो वेरी करती है विद एल्टीट्यूड। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ एयर का मतलब कि कितनी थिक होगी आपकी एयर, वो हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। अब जैसे जैसे आपकी डिफरेंट हाइट होती जाएगी तो एटमॉस्फेयर का जोन बदलता जाएगा। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर हो गया, ये सब क्या है, जोन्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये सारे जोन जो होते हैं एटमॉस्फेयर को चेंज होते जाते हैं विद हाइट। तो ये एटमॉस्फेयर के अपने जोन्स जो थे वो किस में पढ़े थे, आपके एयर चैप्टर में, जो आपने पहले कर लिया एक बार। तो आगे एक और बात करते हैं, इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं अल्ट्रावायलेट रेस के वो भी रुकते हैं ड्यू टू आर एटमॉस्फेरिक लेयर। होता क्या है, ये ओजोन लेयर इसके टॉप पे प्रेजेंट होती है, जो जैसे आपका स्ट्रेटोस्फेयर होती है उसमें आपकी प्रेजेंट होती है गुड ओजोन लेयर। तो ये जो गुड ओजोन लेयर होती है आपकी, ये क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट यूवी रेज हैं उनको नीचे नहीं आने देती है, ठीक है, टू द एनवायरनमेंट, क्योंकि ये काफ़ी हार्मफुल होती है। इसके वजह से कैंसर जैसी, कैटरेक्ट जैसी काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं आपको, तो ये इससे रोकती हैं। कहते हैं अब ये ऑब्जर्व किया गया है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है उसको 250 से 265 kg तक की एयर चाहिए एक दिन में, ठीक है, ताकि वो अपनी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके। साथ ही साथ ये इनको क्रॉप्स उगाने के काम आती है, ये एनिमल लाइफ सपोर्ट करती है, साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, मतलब साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की तरह भी हेल्प करता है। आगे क्या है, अब कहते हैं स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। कहते हैं अब जो एटमॉस्फेयर की स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एटमॉस्फेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, एक ये क्लाउड्स बनाता है, क्लाउड्स की वजह से रेन आती है तो एक फॉर्मेशन ऑफ स्नो में भी हेल्प करता है, ये वेदर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर हमें एटमॉस्फेयर की नॉलेज होगी तो हम वेदर फोरकास्ट भी कर सकते हैं, मतलब भविष्यवाणी। फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, हम पहले वेदर बता सकते हैं आज बारिश होगी कि नहीं होगी। और साथ ही साथ इससे वेदर अगर अच्छा रहेगा, अगर हमें वेदर की भी नॉलेज होगी तो ह्यूमन लाइफ, कैटल होगी, क्रॉप्स होगी, तो हम इन सबको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज़। तो ये सब चीज़ें हमें हेल्प कर सकती है बहुत सारे कामों में। आगे क्या है, एयर कैरीज मैनी इम्प्योरिटीज़। एयर में अब काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी क्या हैं, ये पोल्यूटेंट्स हैं। अब एक फ्लोरीन कंपाउंड्स भी आ जाते हैं, जैसे मेटल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ये भी क्या है, पोल्यूटेंट्स का काम करते हैं जो एयर में प्रेजेंट हैं। और ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनकी वजह से हमें काफ़ी डिसीज़ेज़ हो सकती हैं, जैसे इन्फ्लामेटरी डिसीज़ेज़ हो सकती हैं, चेस्ट इन्फेक्शंस हो सकती हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस होगी, आपकी अस्थमा हो गया, तो इन सब तरह की हमें बीमारियां हो सकती हैं। अब जो नाइट्रोजन है वो क्या कर देती है, अगर वो ज़्यादा प्रेजेंट होगी तो वो ऑक्सीजन की एक्टिविटी को रोक देगी एयर में। तो कहते हैं एट सी लेवल जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, 1 kg वेट एक्टिंग ऑन एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर। अब कहते हैं कि जो सी पे जो प्रेशर होता है हर सेंटीमीटर स्क्वायर पे 1 kg वेट होता है, मतलब इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर होता है। आगे क्या है, विंड। अब विंड की उसने क्या बात की है, कहते हैं ये जो फ्लो ऑफ एयर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, विंड। अब कहते हैं मोर जनरली जो फ्लो ऑफ गैसेस होता है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको हम विंड कह देते हैं एक तरह से, ठीक है। पर ये जो अर्थ है, ये जो विंड है आपकी, ये अर्थ बेस्ड फिनोमिना नहीं है। अब जो 3 मेजर ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबल विंड्स आती हैं आर डिफरेंशियल। एक तो डिफरेंशियल हीटिंग, मतलब डिफरेंशियल हीटिंग का क्या मतलब है, एक चीज़ गर्म एक चीज़ ठंडी। जैसे इक्वेटर एंड पोल के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, पोल पे ज़्यादा ठंड होती है, इक्वेटर पे गर्मी ज़्यादा होती है। सो मतलब इन दोनों की डिफरेंस की वजह से विंड्स चलती हैं। एंड रोटेशन ऑफ प्लैनेट, जो प्लैनेट्स घूमते हैं इसकी वजह से भी आपकी क्या होती है, विंड्स फ्लो करती हैं। सो आगे क्या है, कहते हैं ये जो डिफरेंशियल हीटिंग है एक तरह की एक फोर्स जनरेट करती है बिहाइंड लैंड ब्रीजेस एंड सी ब्रीजेस। जो लैंड से हवा चलती है और जो सी ब्रीजेस, जो सी से हवा चलती है, इनको क्या बोलते हैं, ब्रीजेस। तो ये क्या है, इसके पीछे एक फोर्स होती है, ये जो डिफरेंशियल हीटिंग, जो एक गर्म इलाका और जो ठंडा इलाका होता है, यहाँ से जो हवाएं चलती हैं यही फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है फॉर लैंड एंड सी ब्रीजेस। आगे क्या है, इनको ऑन और ऑफ शोर विंड्स भी कहा जाता है। अब जो लैंड क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है एनर्जी को और रेडिएट करता है हीट को
ठीक है, फास्टर देन वाटर। फास्टर देन वाटर का क्या मतलब है, अब जो लैंड है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी बाहर दे देती है हीट को, पर पानी क्या है वो लेट गर्म होता है और लेट ठंडा होता है। सो दिस इज़ द रीज़न है कि वाटर रिलीजेस हीट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सी और लैंड है उनमें जो हवा चलती है वो अलग होती है। मतलब जो लैंड है, इसलिए ये जो नॉर्मल लैंड्स होती है जैसे आपका टेरेस्ट्रियल लैंड होगी, तो टेरेस्ट्रियल लैंड और सी हो गया, सी आपका एक्वेटिक पार्ट आ जाता है और लैंड आपका क्या आ जाता है टेरेस्ट्रियल पार्ट। तो क्या होता है, इसीलिए जो हवाएं हैं इनकी एक डायरेक्शन प्रॉपर होती है, इसीलिए आपकी जो समुंदर से लैंड की ओर हवा चलती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ब्रीज का एग्जाम्पल एक। तो होता क्या है इसमें, जो हीट है पूरे दिन ऑब्जॉर्ब होती रहती है और रात के टाइम पे क्या होती है, बाहर निकलती रेडिएट होती है बाय लैंड एट नाइट एंड द कूलिंग द एयर। इसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है एंड ओवर द सी के ऊपर क्या होता है, स्टिल अभी जो हीट है वो क्या है, वो गर्म है अभी भी, जिसकी वजह से वो ऊपर राइज होना शुरू हो जाती है। और ये जो कन्वेक्शन मोशन होती है इसकी वजह से क्या होता है, जो कूल लैंड एयर होती है ना, वो जो राइजिंग एयर जो गर्म हवा होती है उसको रिप्लेस कर देती है और इस तरह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और फिर जैसे ही दिन स्टार्ट होता है तो ये जो रोल है वो अलग हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, मतलब कि जिस तरह से पहले चल रहा था फिर वो एक नया स्टेप स्टार्ट हो जाता है फिर से। आगे क्या है, वाटर अ वंडरफुल लिक्विड। एक वाटर जो है एक वंडरफुल लिक्विड है। वो वंडरफुल लिक्विड क्यों है, हमारे पीने का काम आता है, हमारी बेसिक ह्यूमन नीड्स को पूरा करता है, हमारा खाना बनाने में हेल्प करता है, हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये लाइफ, किसी भी लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से अगर आप प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो उनके लिए जो पानी है काफ़ी वंडरफुल लिक्विड माना जाता है। आगे क्या है, इंडिया के पास काफ़ी सारी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे रिवर्स हो गए, लेक्स होगी, स्ट्रीम्स होगी, पॉन्ड्स होगी, ठीक है, और कोस्ट लाइन भी है, मतलब समुद्र भी है इसके पास। तो ये सारे क्या हैं इसके वाटर के सोर्सेस। तो आगे बात करते हैं वाटर साइकिल की। वाटर साइकिल इसको क्यों कहा जाता है, बेसिकली एक वाटर साइकिल में चलता है हमारे पास। वो साइकिल में कैसे चलता है, अब देखिए अगर आपको एग्जाम्पल दी जाए, एक बर्तन में आपने पानी रख दिया और उसको एयर के पास और आपने उसको रख दिया धूप में, ठीक है, खुले एनवायरनमेंट में रख दिया है, तो वो क्या होगा, जो आपका सन होगा वो पानी को ऑब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। जिस तरह से आप अपने कपड़े सुखाते हैं तो वो क्या होता है, जो पानी क्या होता है, ऑब्जॉर्ब हो जाता है बाय सन, जो पानी है वो एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पानी आपका एवेपोरेट होता है ये ओशंस में भी होता है, जो ओशन का पानी होता है वो भी एवेपोरेट होता है, जो लैंड का पानी होता है वो भी एवेपोरेट होता है, सी का भी रिवर का भी, लेक का भी, ये सारे पानी क्या होता है, एवेपोरेट। तो एवेपोरेट होने की वजह से क्या होता है, एवेपोरेट का मतलब जो पानी है वो क्या करता है, वो गैसियस फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके ऊपर चला जाता है एनवायरनमेंट में और क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और क्लाउड्स में कन्वर्ट होने की वजह से ये बारिश की फॉर्म में बाद में नीचे आता है। तो ये क्या हुआ, पानी पहले ऊपर जो गया था फिर वो बारिश की फॉर्म में वापस आ जाता है। तो ये क्या चलता रहता है, एक साइकिल चलता रहता है, इसलिए इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकिल माना जाता है। इसमें क्या है, पानी लूज़ होता है, पानी मतलब पानी अर्थ से गुम हो जाता है फिर वापस आ जाता है। तो ये इस तरह का काम चलता है। एक होता है एक्वीफायर। एक्वीफायर बेसिकली क्या है, ग्राउंड वाटर जो है वो लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक के बीच में स्टोर किया जाता है बिलो द वाटर टेबल, और इसको हम एक्वीफायर बोलते हैं। साथ ही साथ ये जो वाटर है एक्वीफायर में, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स एंड हैंड पम्प्स। तो ये एक्वीफायर इस तरह से आपका नज़र आता है। तो ये आप अपना एक्वीफायर देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो पानी है बिलो वाटर टेबल सिचुएटेड है इस जगह पे। तो आगे क्या है आपके पास, हमारी कंट्री में जो रेनफॉल की इंटेंसिटी का मतलब जो हमारी अमाउंट ऑफ बारिश होती है हमारी कंट्री में, वो हर जगह पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे कुछ जोन्स हैं हमारे पास, हम उनके बारे में बात करेंगे। एक आता है वेट जोन। वेट जोन ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है। एक आता है सेमी एरिड जोन। सेमी एरिड जोन वो वाले होते हैं जहाँ पे जो बारिश है वो मॉडरेट होती है। मॉडरेट मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो मतलब मिडल सा एक होता है। एक होता है एरिड, जहाँ पे बारिश बहुत 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 ज़्यादा कम होती है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, द वाटर दैट परकोलेट्स इनटू द ग्राउंड थ्रू द पोर्स स्पेसेस ऑफ द रॉक इज अवेलेबल एज ग्राउंड वाटर। अब ये जो पानी, अगर यहाँ पे पानी आपके पास कम अवेलेबल है, मतलब बारिश कम आ रही है, तो पानी आता कहाँ से है, तो यूजली यहाँ पे जो पानी है ग्राउंड वाटर की फॉर्म में अवेलेबल होता है आपको। इसमें होता क्या है, जिस तरह से आपने ऊपर एक्वीफायर पढ़ा था तो वहाँ पे पोरस रॉक्स में अवेलेबल होता है। ये पोरस रॉक्स होते हैं जिसमें आपका जो पानी है
वो पड़ा होता है और फिर आप उसको पंप करके बाहर निकाल सकते हो। होता क्या है, द पोरस रॉक आर सेचुरेटेड विद वाटर एट अ सर्टन लेवल बिलो द सर्फेस एंड दिस इज नोन एज जोन ऑफ सेचुरेशन। अब इनमें जोन ऑफ सेचुरेशन होती है। जोन ऑफ सेचुरेशन का आपको मतलब पता ही है, एक डब्बे को इस तरह से फिल कर देना, इतना ज़्यादा फिल कर देना कि उसमें एक चम्मच और चीज़ आने की भी जगह ना हो, उसको हम क्या बोल देंगे, सेचुरेशन। इसी तरह से जो पोरस रॉक्स हैं उसमें इतना ज़्यादा पानी होता है कि दे गेट सेचुरेटेड, उसमें और अमाउंट ऑफ पानी नहीं ऐड कर सकते हैं। अब कहते हैं ये जो अपर लेवल होता है उसको क्या बोलते हैं, वाटर टेबल। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको वाटर टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस किया जाता है विद रेफरेंस टू सी लेवल। तो हाउएवर कहते हैं जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है फ्रॉम द प्लेस ऑन द सरफेस टू द वाटर टेबल इज कॉल्ड वाटर लेवल। अब कहते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वर्टिकल डिस्टेंस इसको बोलते हैं, इस तरह से नापा जाता है वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है पानी के बीच का और सरफेस के बीच का, सॉरी वाटर टेबल और सरफेस के बीच का, उसको क्या हम बोल देते हैं, वाटर लेवल। और ये जो आपका वाटर टेबल होता है रीच द सरफेस इन स्प्रिंग्स, परमानेंट रिवर्स, लेक्स, स्वैम्प्स एंड इट इज़ डीपर एंड हिल टॉप्स आर इन ड्राई एरियाज। अब इसमें क्या होता है, ये जो आपका पानी जिस तरह से आपका वाटर टेबल जो है वो सरफेस तक पहुंच गया ना, मतलब पानी भर गया, काफ़ी सेचुरेट हो गया है। ये ज़्यादातर कब होता है, स्प्रिंग सीजन्स में होता है, ठीक है। परमानेंट रिवर्स के केस में हो सकता है, लेक्स में हो सकता है, स्वैम्प्स में हो सकता है, एटसेट्रा में हो सकता है। अब ये जो आपका ग्राउंड वाटर है ये क्या करता है, आपको सॉइल को मॉइस्चर देता है। सॉइल आपकी नमी वाली होती है जिसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो एक्सेलेंट होती है, बहुत अच्छी होती है और आपको क्रॉप्स बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। साथ ही साथ सप्लीमेंट वाटर इन स्ट्रीम्स एंड लेक्स, मतलब जो पानी है लेक्स और स्ट्रीम्स में ऐड होना शुरू हो जाता है एंड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। आगे क्या आपके पास अबाउट कहते हैं जो 84% के करीब आपका टोटल ग्लोबल वेपोरेशन होती है जो ओशन से होती है, 16% के करीब लैंड से होती है। साथ ही साथ एट अ गिवन टाइम अमाउंट ऑफ जो मॉइस्चर जो एयर में प्रेजेंट होता है वो काफ़ी होता है टू मीट टोटल रेनफॉल रिक्वायरमेंट फॉर 10 डेज। इससे आपकी 10 दिन की रिक्वायरमेंट्स आराम से पूरी हो सकती है सिर्फ बारिश के पानी से। तो इस तरह से जो आपके 77% जो टोटल रेनफॉल है अर्थ की वो सी की वजह से होती है। जो 77% रेनफॉल होती है वो सी के ऊपर होती है और 23% लैंड के ऊपर होती है। एंड देयर इज़ अ नेट गेन ऑफ 7% रेनफॉल वाटर ऑन लैंड सरफेस टू सपोर्ट। और इस तरह से आपको 7% एक्स्ट्रा रेनफॉल भी मिलती है अर्थ के ऊपर ताकि प्लांट और एनिमल्स की लाइफ को सपोर्ट किया जाए थ्रू आउट द ईयर। आगे क्या है, कहते हैं कंजर्वेशन की बात करेंगे। कहते हैं ये जो वाइज और यूज जैसे कहना चाहिए केयरफुल यूज़ होता है जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज का उसको आप कंजर्वेशन कहते हैं। आगे क्या कहते हैं, अब जो टोटल नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स होती हैं जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उसको हम बोल देते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसमें प्लांट और एनिमल और सब तरह के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। एक होता है फ्लोरा हम जितने भी प्लांट स्पीशीज़ हैं उनको फ्लोरा बोलते हैं जो अर्थ पे प्रेजेंट है। और फोना किसको बोलते हैं, जो एनिमल स्पीशीज़ अर्थ पे प्रेजेंट है उसको हम बोल देते हैं फोना। और इसमें ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स आ जाते हैं। आगे आ जाता है नेचुरल डिजास्टर जैसे आपका हो गया अर्थक्वेक, वॉल्केनो इरप्शन, साइक्लोन्स, सुनामी एटसेट्रा। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, एक तरह के नेचुरल डिजास्टर हैं। और जब इसके साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ मिलती हैं तो इसकी वजह से जो आपकी बायोडाइवर्सिटी वो काफ़ी बुरी तरह से इफेक्ट होती है। इट लीड टू डीजनरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आगे क्या है हमारे पास, अब कहते हैं कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ मतलब जो एक्सटेंशन के कगार पे हैं, मतलब ख़त्म होने वाली हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब कहते हैं जो एंडेमिक स्पीशीज़ का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपको मिलती हैं। अभी जो एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं ये ज़्यादा एंडेंजर्ड होती हैं, इनको ज़्यादा खतरा होता है ख़त्म होने का, इसलिए इनकी कंजर्वेशन चाहिए। तो इनके कंजर्वेशन में हमें कौन हेल्प करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN क्या करता है, ये सब चीज़ें कंजर्व करने में हेल्प करता है। जो एक्सटेंट खत्म हो चुके हैं एनिमल एंडेंजर्ड उनका एक डाटा रखता है। एक वल्नरेबल भी एंडेंजर्ड की तरह ही होते हैं जो कम पाए जाते हैं पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, पर इनका नंबर बहुत कम होता है तो इनको भी केयर करने में हेल्प करता है। वो इनका नंबर बढ़ाने में हेल्प करता है। रेयर होते जो काफ़ी कम पाई जाती प्रजातियाँ उनको प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। जो इनसफिशिएंट नोन स्पीशीज़ होते हैं, ऐसी स्पीशीज़ जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, उनकी भी मेंटेनेंस करने में हेल्प करता है। और ये जो सब डाटा है इसका एक रेड डाटा बुक नाम की एक बुक है, उसमें अवेलेबल है सारे का सारा कितनी स्पीशीज़ हैं इंडिया में या फिर वर्ल्ड में कितनी पाई गई हैं, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, ये सब चीज़ें। अब जो कहते हैं बायोस्फीयर होते हैं आगे, बायोस्फीयर क्या है, बेसिकली एक तरह के रिजर्व है। रिजर्व मतलब एक ऐसी जगहें हैं जो इन सब चीज़ों को स्टोर करने में हेल्प करती है। जैसे ये बर्ड्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं, प्लांट्स को भी, एनिमल को भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सबको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही हैं। और साथ ही साथ ये इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल मतलब एनवायरनमेंट को कंजर्व करने
को भी इनकरेज करती हैं और साथ ही साथ लोगों को एजुकेट करती हैं, ट्रेन करती है कि किस तरह से एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। अब हमारे पास कुछ 12 बायोस्फीयर रिजर्व है हमारी कंट्री में, जैसे नीलगिरी, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अब कहते हैं दिसंबर 26, 1995 को रेड पांडा मिशन था, एक रेड पांडा प्रोजेक्ट था। इसमें जो रेड पांडा था हिमालयन रीजन में जो मिलता है वो एक्सटेंट होने वाला था, तो उसको बचाया गया था। आगे काफ़ी सारी एंडेमिक स्पीशीज़ को भी बचाया गया, जिस तरह से फाइकस, रेली गोसा हो गया, ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा हो गया, इन सबको, जैसे चीता अब इंडिया से लुप्त हो चुका है, पर ये आपको कहाँ पे मिलता है, आपको सिर्फ अफ्रीका में मिलेगा, उसकी एक वाइल्ड पॉपुलेशन बची है। आगे क्या है, वर्ल्ड एनिमल डे किस दिन मनाया जाता है, 3 अक्टूबर को। अब कहते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पे लोकेटेड है, देहरादून में। अब आगे क्या कहते हैं, जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है, जो ह्यूमस में रिच होती हैं, वो क्या करती है, सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करती है। और जब आप ये सॉइल की फर्टिलिटी किस वजह से लूज़ होती है, जब ये फर्टाइल लेयर निकल जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। इससे क्या होता है, ये विंड जब हवा तेज़ आती है उसकी वजह से एक लेयर निकल जाती है ये सॉइल की, उसको हम सॉइल इरोजन बोल सकते हैं। एयर रेन की वजह से भी हो सकता है, फ्लड की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं सॉइल इरोजन के। और सॉइल इरोजन रोकना किसी भी सॉइल की, उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉइल कंजर्वेशन। तो आगे क्या है हमारे पास कुछ मेन कंपोनेंट्स है हाइड्रोस्फीयर के इन वाटर। हाइड्रोस्फीयर का जो मेन कंपोनेंट है वो है पानी। हाइड्रोस्फीयर जिस तरह से एटमॉस्फेयर होता है उसी तरीके से पानी के लिए होता है हाइड्रोस्फीयर, तो उसका मेन कंपोनेंट है पानी। तो आगे क्या है, कहते हैं कि जिस तरह से आपका जो वाटर है वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में अंदर जाना शुरू हो जाता है, किसके, ग्राउंड के, तो वो जाके किस में मिल जाता है, ग्राउंड में, तो उसको हम बोल देते हैं ग्राउंड वाटर। तो आगे क्या है, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हो ताकि पानी को बचाया जा सके। तो एक गंगा एक्शन प्लान था जो लॉन्च किया गया था 1985 में, ताकि जो पोल्यूशन हो रहा है गंगा रिवर में वो कम से कम हो। आगे क्या, सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस में क्या आ सकता है आपका, ऑल्टरनेट क्रॉपिंग। ऑल्टरनेट क्रॉपिंग में आप क्या चीज़ कर सकते हो, ऑल्टरनेट क्रॉपिंग में जो जैसे सेम फसल नहीं उगाई, एक ही क्रॉप, एक ही लैंड के पीस पे, जैसे पहले आपने कॉलीफ्लावर उगा ली, फिर लेग्यूम्स उगा ली, ऐसे ऐसे करके ना, मतलब चेंज करते गए अपनी क्रॉप को। तो ग्रोइंग लेग्यूम ज़्यादा ग्रो करने की वजह से नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा आ जाती है आपकी सॉइल में, जो किसी भी प्लांट को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करती है। अब मैन्योर्स डालिए, फर्टिलाइज़र डालिए, उसकी वजह से भी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ सकती है। अब सॉइल इरोजन से उसको बचाना, ताकि हम ज़्यादा बाय ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट्स, ताकि वो क्या हो, जो सॉइल कवर है वो सॉलिड बन सके और उसकी जो एयर लेयर है वो बाहर ना निकल सके। अब इसके 3 R's हैं, एक रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। सबसे पहले रिड्यूस की बात करते हैं। रिड्यूस में हम क्या कर सकते हैं, जो अपनी जो यूटिलाइजेशन है उसको कम कर सकते हैं। मतलब अगर आपका काम 1 किलो, जैसे 1 किलो कोल में चल सकता है, तो आप 1 किलो खरीदिए इंस्टेड ऑफ बाइंग 1.5 और मोर। तो ये क्या हो गया आपका, आप रिडक्शन कर रहे हो अपने डिज़ायर्स की, अपने काम की, ताकि आप एक प्रॉपर अमाउंट किसी भी चीज़ का जो रिसोर्स है नेचर का उसको यूज़ कर सकें, ताकि आप उसको फ्यूचर में बचा भी सकें। तो अगर आपको फ्यूचर में यूटिलाइजेशन होगी तो आप तब कर भी सकते हैं। तो ये तो हो गया रिड्यूस। रीयूज़ का क्या मतलब है, एक ही चीज़ को बार बार रीयूज़ करने की कोशिश कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पेन की बात करें, तो अगर आप पेन का, अगर आपका रिफ़िल ख़त्म हो गया तो आप पेन का रिफ़िल चेंज करके उसको रीयूज़ करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो प्लास्टिक बॉडी निकलेगी जो पेन की, वो एनवायरनमेंट में जाके पोल्यूशन ना कॉज कर सके। आगे आ जाता है आपका रीसाइकिल। रीसाइकिल में क्या हो सकता है, अब रीसाइकिल में आप जैसे पेपर के पीसेस हो गए और बाकी चीज़ हो गई, आप इनको रीसाइकिल करके क्या कर सकते हैं, फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। पर रीसाइकिल की क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें से कई चीज़ें जो होती हैं वो रीसाइकिलेबल नहीं होती आधे से ज़्यादा, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, अब रीसाइकिल यहाँ पे फेल हो जाती है। सो दिस इज़ द रीज़न। आगे चलते हैं, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अब गार्बेज को कैसे मैनेज करें जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, गार्बेज तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब जो गार्बेज है आपका उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम कुछ देखते हैं, इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब कहते हैं ये जो कलेक्शन करो, इसकी गार्बेज को इकट्ठा करो, इसको ट्रांसपोर्ट करो, या तो इसको रिसाइकिल करो या तो डिस्पोज ऑफ करो। इस तरह से हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, गार्बेज को मैनेज कर सकते हैं। अगर हम इसको मैनेज नहीं करेंगे तो इसकी वजह से हमें काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपको काफ़ी सारी डिसीज़ेस लग सकती हैं, जिस तरह से कॉलेरा, टाइफाइड, ऐसी बीमारियाँ काफ़ी फैल सकती हैं। इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्ट करके, मतलब डिफरेंशिएट करके, ताकि हम इसे डिफरेंट तरह से ट्रीट कर सकें,
ठीक है। और इस तरह से आप वेस्ट रिडक्शन कर सकते हैं और एक्सपर्टाइज मतलब एक्सपर्ट बंदे हायर कर ले हम, ताकि वो जैसे सॉलिड वेस्ट है तो उसको क्या करने में हेल्प करें, हमें डिग्रेड करने में या फिर रिसाइकिल मैनेज करने में हेल्प करें हमें किसी ना किसी तरह से। तो ये सब चीज़ों से आप वेस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हो। आगे कुछ मैथडोलॉजीज पढ़ेंगे, इसमें क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहले वेस्ट को मिनिमाइज करने का, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम होगा। फाइनेंसेस मतलब काफ़ी सारे लोगों को काम मिलेगा। काम कैसे मिलेगा, अगर वो वेस्ट को मैनेज करना शुरू करते हैं तो उनको पैसे मिलेंगे उसके लिए, तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अच्छा है। और ये वाइड इन देयर कवरेज, और ये काफ़ी सारे वेस्ट को कवर करेगा, जिसकी वजह से वेस्ट जैसे कहना चाहिए आपका गार्बेज कम होगा, और जो लैंड ऑक्यूपाई की गई है गार्बेज के लिए वो रहने के लिए अवेलेबल होगी लोगों को। तो आगे कुछ और चीज़ें हैं इसकी वजह से। अगर इम्प्रूव्ड बॉटम लाइन होगी, इम्प्रूव्ड बॉटम लाइन का मतलब है जो रैक पिकर्स हैं, मतलब जो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं, उनको भी पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अगर उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो उनकी जो एफिशिएंसी काम करने की वो भी बढ़ेगी। तो आगे क्या है, आप बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है, और इनसे आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकती है लोगों को काफ़ी। तो ये सब एक तरीका हो सकता है, इसका ये फ़ायदा हो सकता है। अब एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो सकता है डेवलप और डेवलप कंट्री में। क्या डिफरेंस है? ओके, तो डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज़ में डिफरेंस क्या है? डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये डिफरेंस है उनके गार्बेज की मैनेजमेंट। अब वो गार्बेज को मैनेज कैसे करते हैं, ये डिफरेंस बनाता है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनमें क्या है, स्ट्रिंजेंट लॉज पास किए गए हैं, मतलब स्ट्रिक्ट लॉज हैं कि अगर आप कूड़ा फेंकते हो रोड पे तो आपको भारी फाइन मिलेगा और आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उनको सिखाया जाता है किस तरह से आप जो वेजिटेबल की कटिंग्स होगी इन सब का मैन्योर बना सकते हैं। इस तरह से आप जो अपना गार्बेज है उसको किस तरह से यूटिलाइज करके एनवायरनमेंट का पोल्यूशन कम कर सकते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो इस तरह से ये क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़। अब कहते जो आज इंडिया में हमें अर्जेंट नीड है स्ट्रिक्ट गार्बेज डिस्पोजल रूल्स की, क्योंकि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर कचरा फेंक रहे हैं, और इसीलिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए हमें सबको। तो आगे क्या है, डिस्पोजल मेथड्स के बारे में बात करेंगे और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आप ओशन में कूड़ा डाल सकते हो, ठीक है, पर ये कन्वीनियंट भी है, इसमें पैसा भी कोई नहीं लगता है। साथ ही साथ इसमें जो सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, शेल्टर एंड ब्रीडिंग, ये एक सोर्स बन जाता है। जैसे कुछ इंसेक्ट्स हो गए, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, शेल्टर देता है और ब्रीडिंग कराने में हेल्प करता है। आगे इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ओशन ओवर बर्डन, ओशन पे बर्डन बहुत बढ़ेगा। साथ ही साथ इसके फूड सोर्सेज खत्म हो जाएंगे। प्लैंकटन जो होते हैं ये बेसिकली ओशन एनिमल्स या फिर प्लांट्स होते हैं, ये भी मर जाएंगे। डिसलाइनेशन, इसका जो सैलिनिटी मतलब जो इसका जो सॉल्ट कंटेंट होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। आगे सैनिटरी लैंडफिल मतलब एक जगह जहाँ पे आप कूड़ा डालते जा रहे हो, तो इससे क्या होगा कि एक तो वॉल्यूम कैन इंक्रीज विद लिटिल एडिशन ऑफ पीपल। अब इससे आप क्या कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कूड़े को स्टोर कर सकते हो एक ही जगह पे। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ यहाँ पे कूड़े को इकट्ठा करके रीयूज़ भी कर सकती हैं, तो इसके ये एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसको मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, ये बहुत बड़े होते हैं और इनको सेटल करना और मेंटेन करना बहुत मुश्किल भी होता है। साथ ही साथ इनके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, आपको एक डिज़ाइन चाहिए प्रॉपर, ताकि इनका प्रॉपर ऑपरेशन हो सके। आगे आता है इंसिनरेशन में आप कूड़ा जला देते हो, तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको लैंड बहुत कम चाहिए। साथ ही साथ किसी भी वेदर में आप कूड़ा जला सकते हो। साथ ही साथ ऑर्डर फ्री रेसिड्यू, मतलब ऑर्डर फ्री मतलब जो ऐश जो बचता है पीछे, जैसे आपने पेपर जलाया तो पीछे ऐश बच गई, जैसे वुड जलाई तो पीछे ऐश बच गई, तो ये जो ऐश होती है जो इस केस में बचती है कूड़ा जलाने के केस में, तो इसमें स्मेल नहीं आती है, कोई ऑर्डरलेस होती है, मतलब स्मेल लेस होती है, तो आप आराम से इसको कहीं भी फेंक सकते हो। तो आगे क्या है, रिफ्यूज़ वॉल्यूम इज़ जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है, जैसे हमने 10 किलो कूड़ा दिया तो देखिए ये आधा 1 किलो के करीब बचता है, तो मतलब इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसकी जो बिल्डिंग है इसको बिल्ड करना बहुत एक्सपेंसिव है। साथ ही साथ इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड पर्सन्स चाहिए ताकि वो यहाँ पे काम कर सकें, और इसके कंटिन्यूस मेंटेनेंस चाहिए, और यहाँ पे आपको स्मेल भी आती है, वेस्ट भी काफ़ी जमा होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ इट्स डिसएडवांटेजेस। आगे आती है ओपन डंपिंग, जो इंडियंस करते हैं, इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं। सबसे पहले तो इसका एक ही एडवांटेज है, ये इनएक्सपेंसिव है, इसका कोई खर्चा नहीं आता, जहाँ पे मर्जी कूड़ा फेंक दो,
ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, हेल्थ हज़ार्ड हो सकते हैं। हेल्थ हज़ार्ड कैसे, इसकी वजह से चूहे बढ़ सकते हैं, रोडेंट्स बढ़ सकते हैं, इंसेक्ट्स बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैलेंगी और इसलिए इसका हेल्थ हज़ार्ड है। अब डैमेज ड्यू टू एयर पोल्यूशन की वजह से एयर पोल्यूशन भी हो सकता है, इसकी वजह से अब ग्राउंड वाटर भी ख़राब हो सकता है। तो ये सब इसके क्या है डिसएडवांटेजेस। अब रीसाइकलिंग का क्या मतलब है, रीसाइकलिंग का मतलब रीयूज़ करना चीज़ों को। इसके लिए क्या चाहिए, इसके एडवांटेज क्या है, इट इज़ की टू प्रोवाइडिंग लिवेबल एनवायरनमेंट फॉर द फ्यूचर। ये एनवायरनमेंट को काफ़ी अच्छा रखता है ताकि हम यहाँ पे फ्यूचर में जी सकें। डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, यूजली लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ सम वेस्ट कैन नॉट बी रीसाइकल्ड। अब कुछ चीज़ों का आप रीसाइकिल कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। अब टेक्नोलॉजिकल पुश नीडेड, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत चाहिए और सेपरेशन ऑफ यूज़फुल मटेरियल फ्रॉम वेस्ट डिफ़िकल्ट। मतलब कि अब कुछ वेस्ट से अगर आपने यूज़फुल चीज़ें निकालनी है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सो